हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंपटीशन रूफ चैनल। और स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हम लोग अभी एनसीईआरटी से संबंधित पाठों का हिंदी पाठों का अध्ययन कर रहे हैं। और आज जो है मैं आपके सामने व्याकरण खंड लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। आप सभी के सामने जो ये सभी पाठ प्रस्तुत कर रहे हैं सुनीता रानी केवीएस हिंदी टीचर द्वारा सभी प्रस्तुत किए जा रहे हैं। और जो आज का टॉपिक है व्याकरण खंड में, जो आज का विषय है वो संज्ञा होगा। और संज्ञा जो है छोटी क्लासेस से लेकर बड़ी क्लासेस में और अनेक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इससे संबंधित प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। जैसे यदि आप लोग केवीएस में टीचर बनना चाहते हैं या नवोदय में बनना चाहते हैं या डीएसएसबी में कहीं का भी यदि आप कोई एग्ज़ाम देते हैं तो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि 20 मार्क्स की कॉमन हिंदी वहाँ पे जो हमेशा रहती है। और वो जो है ये नहीं कि केवल हिंदी वालों के लिए रहती है, बल्कि वो हर विषय के स्टूडेंट के लिए वो कॉमन हिंदी 20 मार्क्स की हिंदी रहती है। और उसी का एक टॉपिक आज मैंने उठाया है संज्ञा, ताकि जो है हिंदी के अलावा भी विद्यार्थियों को थोड़ा लाभ मिल सके। दूसरा जो मेरा मोटो है, क्योंकि मैं आप लोगों को पता ही है कि विद्यालय में वर्तमान में पुणे केवी नंबर 1 में पढ़ा रही हूँ, तो उन विद्यार्थियों के लिए भी मेरा ये टॉपिक है। ख़ास तौर पे 8वीं से 10वीं कक्षा के बच्चों के लिए है ये। तो क्योंकि संज्ञा से प्रश्न जो है हमेशा 2 से 4 नंबर के अंक के सीबीएसई वर्तमान पाठ्यक्रम के अनुसार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। संज्ञा, सबसे पहले जैसे मैं आप लोगों को नाम बताती हूँ कि मैं सुनीता रानी मैडम आपको पढ़ा रही हूँ। एक शब्द आया आपके सामने सुनीता। फिर आया कि मैं वर्तमान में केवी नंबर 1 देहू रोड पुणे में पढ़ा रही हूँ। फिर दूसरा शब्द आया पुणे। ठीक है, इस तरीके से कुछ शब्द आ रहे हैं आप लोगों के पास। तो जैसे सुनीता आ गया, पुणे आ गया, ये सब क्या हैं? संज्ञा के उदाहरण हैं। फिर मैंने तीसरा एक शब्द आप लोगों को बोला कि मैं हिंदी विषय पढ़ाती हूँ। क्या पढ़ाती हूँ? हिंदी विषय पढ़ाती हूँ। तो तीसरा शब्द आया आप लोगों के सामने हिंदी। तो हिंदी भी क्या है? एक संज्ञा का शब्द है। तो आप समझ गए होंगे, उदाहरणों से आप समझिए। जैसे आप लोगों का मैं किसी भी विद्यार्थी का यदि अपनी कक्षा में उदाहरण लेती हूँ, जैसे मेरी क्लास में एक अनुष्का है, लड़की अनुष्का है, 8वीं अ में पढ़ती है, एक अनुष्का 8वीं बा में भी पढ़ती है। तो ये सारे जो उदाहरण हैं ये किसके उदाहरण हैं? संज्ञा के उदाहरण हैं। तो आइए इसका हम लोग जान लेते हैं। ये जो है थोड़ा बड़े लेवल पर है। इससे पहले आपको पद पता होना चाहिए, पद क्या होते हैं। जैसे मैंने सुनीता नाम बोला, तो सुनीता भी क्या नाम है? एक पद है। पद अपने आप में एक शब्द होता है। ठीक है, शब्द जो है, शब्द को ही हम लोग पद कहते हैं। और इन पदों के आधार पर ही इनको 5 भागों में बांटा जाता है। जैसे ये संज्ञा किसके भाग अंतर्गत आती है? पदों के अंतर्गत में ही आती है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय, ये 5 जो वर्गीकरण किया गया है यहाँ पे 5 आधारों पर, पदों को इन 5 आधारों पर हम लोग पढ़ते हैं। तो आज हम पहले पद का यहाँ पर अध्ययन करेंगे, संज्ञा का। तो जैसे मैं आप लोगों को कुछ और भी उदाहरण, आप लोगों के रंगीन शब्दों पर यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है। जैसे हरीश का घर दिल्ली में है, मदन घोड़े की सवारी कर रहा है, लखनऊ गोमती नदी के किनारे पर बसा हुआ है, क्रोध मनुष्य को पागल बना देता है। तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे जो कुछ रंगीन शब्द हमारे, जैसे हरीश है, मदन व्यक्तियों है, दिल्ली है, लखनऊ शहर है, गोमती नदी है, अलग अलग चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। तो ये सब क्या कहे जाएंगे? ये सब संज्ञा के शब्द कहे जाएंगे। अब हम जो है इसकी एक व्याकरणिक परिभाषा जो आती है, जैसे आपको कभी 2 नंबर में लिखने के लिए आ गया कि संज्ञा किसे कहते हैं, इसके भेद के नाम बताइए। या फिर कभी कभी केवीएस पीजीटी टीजीटी कॉमन में क्या करता है कि आपको परिभाषा ही दे देगा और पूछेगा कि ये किसकी परिभाषा दी गई है। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, स्थिति, गुण अथवा भाव, मतलब सब कुछ आ जाता है। या तो व्यक्ति का नाम हो, या उस किसी वस्तु का नाम हो, या फिर कोई जगह का नाम हो, या फिर वो कहाँ पर कोई लोकेटेड है। और जैसे किस व्यक्ति, कोई लंबा है व्यक्ति, कोई नाटा है व्यक्ति, उसके गुणों के बारे में और भाव के बारे में। जैसे प्रेम एक भाव है, घृणा एक भाव है। इन सभी के बारे में यदि कोई बात हमें पता चलती है तो उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? यहाँ पे संज्ञा कहते हैं। आई थिंक मैं आप लोगों को संज्ञा अच्छे से समझाने में सफल रही होंगी। यदि आपको फिर भी डाउट है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। संज्ञा निम्नलिखित आधारों पर पहचाना जा सकता है। संज्ञा शब्द प्राणीवाचक या अप्राणीवाचक हो सकता है।
प्राणीवाचक मतलब वो जीवित व्यक्तियों के लिए भी संज्ञा शब्द प्रयुक्त होता है और निर्जीव वस्तुओं के लिए भी संज्ञा प्रयोग में लाया जा सकता है। जैसे यहाँ पे लड़का, चिड़िया, गाय सब प्राणीवाचक हैं, तो यहाँ पे ये संज्ञा के शब्द है। लेकिन मैंने जैसे शब्द बोल दिया दाल, पहाड़, ये अप्राणीवाचक मतलब कि ये जिंदा व्यक्ति तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये संज्ञा के उदाहरण हैं। आगे देख लेते हैं। संज्ञा शब्द गणनीय या अगणनीय भी हो सकते हैं, मतलब संज्ञा को हम काउंट भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। जैसे 10 विद्यार्थी, इनकी हम गणना कर सकते हैं, लेकिन असंख्य तारों की गिनती हम नहीं कर सकते, तो वो अगणनीय, गणनीय नहीं है। तो इस आधार पर भी हम संज्ञा की पहचान कर सकते हैं। ये पहचान मैं आप लोगों को क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जब आपको कोई एग्ज़ाम में आपको क्रैक करने के लिए जब आएगा, आपका प्रश्न जो आएगा तो वो पूछेगा, जैसे आपसे कोई सेंटेंस दे देगा और फिर उसके आधार पर आपसे पूछेगा कि ये संज्ञा पदबंध का उदाहरण है, सर्वनाम पदबंध का उदाहरण है। ये इस तरीके के प्रश्न जो है नवोदय, KVS और DSSB द्वारा हमेशा पूछे जाते हैं और छोटी क्लासेस में भी हमेशा पूछे जाते हैं। मैं सभी विद्यार्थियों को बताना चाहूँगी कि मैंने जो है NCERT का 8th क्लास का यहाँ पे दूसरा जो पार्ट है लाख की चूड़ियाँ, उसकी भाषा की बात भी मैंने लिया हुआ है, वो अंत में मैं हल करवाऊँगी। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा जो आता है संज्ञा पद जो है वाक्य में कर्ता, कर्म, पूरक आदि की भूमिका भी निभा सकता है। जैसे दिव्य पढ़ रहा है, तो दिव्य यहाँ पे क्या एक संज्ञा है। उसने राम को पढ़ाया, तो यहाँ पे राम के साथ को शब्द भी जुड़ गया, तो ये भी क्या है, एक संज्ञा का उदाहरण है। संज्ञा पद के बाद परसर्ग में आ सकते हैं, जैसे अलमारी में, मेज पर, घर का, तो इस तरीके के शब्द भी संज्ञा में आ सकते हैं। संज्ञा के पहले विशेषणों का प्रयोग भी हो सकता है, जैसे लंबा लड़का, छोटी गेंद, सफ़ेद ताजमहल, काला जूता। मैंने ये सभी आपको बताया ही। अब हम बच्चों पढ़ेंगे कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है, कितने उसके भेद होते हैं। वैसे तो संज्ञा 5 प्रकार की होती है, लेकिन जो है हम यहाँ पे संज्ञा शब्दों के प्रायः किसी व्यक्ति, जाति या भाव के नाम का बोध होता है। देखिए आप, संज्ञा में क्या क्या हो सकता है, व्यक्ति भी हो सकता है, जाति या भाव भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए संज्ञा के 3 प्रमुख भेद माने गए हैं। वैसे तो संज्ञा के 5 भेद माने गए हैं, बट यहाँ पे CBSE की जो पाठ्य पुस्तकों में दिए गए हैं वो 3 आधारों पर ही ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। और हमारे जो कॉमन पेपर होता है वहाँ पर भी 3 आधारों पर भी कॉमन हिंदी में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए हम 3 आधारों का यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले भेद है संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है, कॉपी के अंदर बच्चों नोट करना है और गूगल क्लासरूम में मुझे ये होमवर्क आप सभी को भेजना है, आप मुझे भेजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा का। ये मैंने आप लोगों को कक्षा में भी कई बार पढ़ाया है। व्यक्ति से ही हमें समझ में आता है कि किसी व्यक्ति का नाम यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, जैसे जो शब्द किसी एक विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध कराए उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति का मतलब केवल ये ज़रूरी नहीं है कि केवल वो मनुष्य के ही नाम बताएगा, वो प्राणियों के भी नाम बता सकता है, वो वस्तुओं के भी नाम बता सकता है और वो स्थानों के भी नाम, मतलब कि व्यक्तिवाचक में सब आ जाएगा कि सिटी के नाम भी आ जाएंगे, मनुष्य के नाम भी आ जाएंगे, वस्तुओं के नाम भी आ जाएंगे, प्राणियों के नाम भी आ जाएंगे। तो जो भी कोई नाम आएगा, जिस नाम से कोई जाना जाएगा, जैसे मैंने एक नाम दिया महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र किस में आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। मैंने नाम दिया दिल्ली, अलग सिटी हो गया, लेकिन वो भी किसके अंतर्गत आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब आपको कौन पढ़ा रहा है, सुनीता रानी मैडम पढ़ा रही हैं, तो सुनीता एक नाम आया तो कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आएगा विद्यार्थी, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत में आएगा। जैसे मैंने एक नाम लिया चैनल का, कंपटीशन रूफ चैनल, तो कंपटीशन क्या है, एक नाम है, तो ये भी क्या आ जाएगा बच्चों, इसमें एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का ये उदाहरण आ जाएगा। जैसे मैंने एक नाम लिया प्रियंका, किसी बच्चे का नाम है जैसे कि प्रियंका, तो प्रियंका किसी का नाम है, हमें समझ में आ रहा है कि किसी का नाम है, तो किसका उदाहरण माना जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण माना जाएगा। मैंने इतने उदाहरण दे दिए आप लोगों को कि इस तरीके से आप लोग इसकी पहचान कर सकते हैं। और भी हम लोग जैसे देख लेते हैं इसकी। अब आप परिभाषा कैसे लिखोगे, जो शब्द किसी एक विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध कराए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे शीला, मदन, उर्मिला, गीता। अब यहाँ पे एरावत, एरावत जो है हाथी का नाम दिया गया है। कामधेनु, यहाँ पे क्या दिया गया है, गाय का नाम दिया गया है। तो कामधेनु यदि खाली यहाँ पे गाय दिया होता तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं होता, क्योंकि गाय का यदि नाम दिया हुआ है, जैसे कामधेनु गाय नाम दियो, जैसे आपके घर में यदि किसी के घर में कुछ लोग डॉग रखते हैं, कुत्ते रखते हैं, पालते हैं,
और उन कुत्तों का नाम रख देते हैं। जैसे हमने कुत्ते का नाम लिया जिम्मी, ठीक है, बहुत सारे लोग अलग अलग नाम रख देते हैं, या लिली, इस तरीके के कुछ नाम रख देते हैं। तो ये जो नाम है वो किसका उदाहरण आ जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा का। कभी भी गाय, घोड़ा, हाथी अगर ऐसे आता है, या लड़का, लड़की, इस तरीके के उदाहरण व्यक्तिवाचक संज्ञा में नहीं आएंगे। केवल व्यक्तिवाचक संज्ञा में विद्यार्थी वही आएंगे जो किसी नाम को डिनोट करेंगे। इस चीज़ का खास ध्यान रखना है, बच्चे इसमें हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम जातिवाचक संज्ञा में, जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाली है और बच्चे यहाँ से सबसे ज़्यादा गलत करते हैं प्रश्नों को। तो इसको आज एक बार में ही मैं आप लोगों को समझा दूंगी बहुत ही अच्छे तरीके से। सबसे पहले तो जातिवाचक, बच्चे यहाँ से नाम निकाल लेते हैं कि किसी जाति के बारे में बताया जाएगा। यहाँ पर जाति जो है कास्ट से रिलेट नहीं है, ठीक है, कि आप जनरल से हो, आप ओबीसी से हो, आप एससी से हो, आप एसटी से हो, ये कैटेगरीज की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। यहाँ पे जो जाति है वो जाति के सदस्यों की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ और एक इसकी पहचान मैं बता दूँ, व्यक्ति जातिवाचक में क्या होगा, हमेशा ग्रुप की बात होगी जिसमें बहुत सारे लोग होंगे, कि कोई एक व्यक्ति नहीं होगा, ग्रुप की पूरे की बात होगी। अब कैसे ग्रुप, कैसे, जैसे मैंने बोला लड़का, अब लड़का नाम लेते ही आप लोगों के सामने एक लड़के की इमेज आ गई होगी। लड़के कैसे होते हैं उनके दिमाग की इमेज आ गई होगी। मैंने एक शब्द बोला हाथी, अब हाथी नाम लेते ही आपके सामने हाथी की एक पिक्चर सामने आने लग जाती है। तो ये क्या है, हाथियों की एक जाति है। इसी प्रकार से जहाँ पर भी बहुवचन संज्ञा होगी तो वहाँ पर क्या होगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। यानी कि हम एक शब्द लेते ही हम पूरी जाति को जिसमें डिनोट कर लेते हैं। जैसे मनुष्य बोला तो मनुष्य में हम पूरे मानव को ले लेंगे, पूरे विश्व को ले लेंगे, जो भी जिंदा व्यक्ति हैं, कोई एक व्यक्ति की हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं। और मैंने बोला जैसे नदियाँ, तो नदियों का नाम लेते ही हमारे सामने बहुत सारा पानी और नदियाँ, इस तरीके से हमारे दिमाग में एक पिक्चर आने लग जाती है। तो यहाँ पे क्या है, नदियाँ मतलब बहुवचन है, ग्रुप की बात हो रही है, बहुत सारे विश्व में नदियाँ हैं उनकी बात हो रही है। तो नदियाँ किस में आ जाएगा, जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। लेकिन यहीं पर एक उदाहरण, जैसे मैं आप लोगों को बोलूँ गंगा नदी, तो गंगा नदी नाम लेते ही आपके दिमाग में पूरे विश्व की नदियाँ नहीं आएंगी, केवल एक नदी आएगी, वो आएगी गंगा नदी। कि गंगा नदी जो है कहाँ से निकलती है, किन किन एरियाज़ में बहती है, तो आपके सामने गंगा नदी का एक पिक्चर बनेगा। यानी आप केवल किसी एक नदी की बात कर रहे हो। तो ये गंगा नदी, अगर गंगा नाम लिख दिया तो किस में आ जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। लेकिन यदि नाम हटा दिया जाए, खाली एक नदी शब्द लिख दिया जाए, तो किस में आ जाएगा, जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। आई थिंक विद्यार्थियों आप लोगों को जातिवाचक संज्ञा बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। फिर भी यदि डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम इसके देखते हैं कि इसको आप लिखोगे किस प्रकार से, व्याकरणिक तरीके से इसको किस प्रकार से लिखा जाता है। ये तो मैंने आसान भाषा में आपको भी समझाया है। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी जाति का सदस्य होता है, जैसे कोई दिल्ली से है, कोई आगरा से है, आदि आदि नगर। कामधेनु एरावत जानवर हैं, शीला मदन मनुष्य है, गंगा यमुना गोमती नदियां हैं। इस प्रकार नगर, जानवर, मनुष्य आदि किसी जाति विशेष का बोध कराते हैं। अब यहाँ पे कुछ उदाहरण हम तुलना कर लेते हैं। जैसे बालक नाम लिया मैंने, तो बालक नाम लेते ही हमारे दिमाग में सभी बालकों की एक पिक्चर आने लग जाती है कि बच्चे ऐसे होते हैं। लेकिन मैंने लिया नाम रमेश, तो आप यदि रमेश को कोई जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे तो आपके दिमाग में केवल एक लड़के की यहाँ पे पिक्चर आएगी। अब मैंने बोला स्त्री, हम जैसे बोलते हैं कि स्त्रियाँ ऐसी होती है, तो आप लोग सभी के दिमाग में आएगा कि वुमेन्स के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। लेकिन बोला यदि शीला, तो आप यहाँ पे समझ पाओगे कि केवल एक शीला कोई लेडी है जिसके बारे में बात हो रही है। नगर, अब नगर कहते ये समझ में आएगा कि भारत में बहुत सारे नगर हैं, कोई एक नगर की यहाँ पे बात नहीं हो रही है। तो हमारे भारत देश में इतने नगर हैं, उनमें इस प्रकार की प्रशासन व्यवस्थाएं हैं, तो वहाँ पर क्या आ जाएगी, नगर एक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। लेकिन जो मुंबई यदि मैंने कह दिया तो आपके दिमाग में मुंबई की पूरी पिक्चर आने लग जाएगी कि हाँ मुंबई शहर ऐसा है, केवल आप मुंबई के बारे में सोचने लग जाओगे, तो वहाँ पर हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो मैं समझती हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे इस प्रकार से। इसी के अंतर्गत जो है, जो संज्ञा शब्द किसी जाति, पदार्थ, प्राणी, समूह आदि का बोध कराता है उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। इस बात में विद्यार्थी हमेशा एक ध्यान रखना कि समूह की बात होगी, यहाँ पे ग्रुप्स की यहाँ पे बात होगी, ठीक है। कुर्सी, मेज, किताब, पहाड़, नदी, सोना, चांदी, कक्षा आदि सब शब्द जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। क्योंकि कुर्सी का, अब ये नहीं कहेंगे कि कुर्सी का कोई नाम है,
तो नाम नहीं है तो इसका मतलब जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। अब इस जातिवाचक संज्ञा के यहाँ पे दो भेद हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अब हमें समझना है कि द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी होती है और समूहवाचक संज्ञा कौन सी होती है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा कुछ संज्ञा शब्द ऐसे द्रव्य या पदार्थों का बोध कराते हैं जिनसे अनेक वस्तुएं बनती हैं। द्रव्य या पदार्थ का बोध कराने वाले संज्ञा को द्रव्यवाचक कहा जाता है। द्रव्य का अर्थ यहाँ पे होता है ठोस और लिक्विड दोनों चीज़ें। कुछ चीज़ें हमारी ठोस से बनती हैं, कुछ चीज़ें हमारी लिक्विड से बनती हैं। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे सभी की बातें हो रही हैं कि कुछ यहाँ पे द्रव्य का अर्थ है कि कोई पदार्थ, कोई वस्तु जिससे मिलकर कई सारी वस्तुएं बनाई जाती है, तो उसको बोला जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। इसके उदाहरण देख लेते हैं, जैसे स्टील, लोहा, पीतल बर्तनों के लिए, लकड़ी फर्नीचर के लिए, प्लास्टिक से समझ ही गए होंगे खिलौनों के लिए होता है। हालांकि इसके उदाहरण जो है ज़्यादातर पूछे नहीं जाते हैं, तो आप लोगों को मेन जातिवाचक ध्यान रखना है। समूहवाचक में जहाँ पर समूह की बात होगी, जैसे कि आपको दे दिया दरबार, दरबार से आप लोग समझ जाएंगे कि बहुत सारे दरबार में समूह में लोग होंगे। कक्षा में कभी भी एक विद्यार्थी नहीं होता, हमेशा बहुत विद्यार्थी होते हैं। इसी तरीके से सेना का अर्थ हम समझ जाएंगे कि सेना में कोई एक जवान नहीं होता, अनेक जवान होते हैं, तो वो किस संज्ञा के अंतर्गत आएगा? समूहवाचक। यदि नवोदय और केवीएस बहुत टफ एग्जाम बनाने लगता है तो ही इस प्रकार के एग्जाम्पल वो देता है कि समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा। अदरवाइज ऑप्शन में सिंपल आता है कि ये किसका उदाहरण है, जातिवाचक संज्ञा का किसका, मतलब इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। फिर भी हम लोग छोड़ेंगे कुछ नहीं, अपनी तैयारी के अंतर्गत हमें तैयारी ऐसी करनी है कि एग्ज़ाम में जाने के बाद हमें कॉन्फिडेंस आए। हमें ये नहीं लगना चाहिए कि हमने इस चीज़ को पढ़ा ही नहीं है, हमें ये लगना चाहिए अरे इसको हमें बहुत अच्छे से हमने पढ़ा हुआ है और कभी भी हम गलत ही नहीं कर सकते क्वेश्चन। आपकी जब तैयारी और बहुत अच्छी होती है तो आपका कॉन्फिडेंस भी हाई लेवल का होता है। इसलिए अपनी अच्छी तैयारी के लिए और अच्छे कॉन्फिडेंस के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़ते रहिए। चलिए अब आता है भाववाचक संज्ञा, जो कि ये भी जातिवाचक की तरह बहुत ही कन्फ्यूज़न है और भाववाचक संज्ञा से बहुत सारी संज्ञाएं बन जाती हैं। यहाँ पर भाववाचक संज्ञा के लिए मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता देती हूँ जो कि कोई नहीं बताएगा। भाववाचक का मतलब है भाव, शब्द से ही समझ गए होंगे। भाव का अर्थ होता है इंग्लिश में फीलिंग। अब फीलिंग को विद्यार्थियों हम लोग केवल फील कर सकते हैं, उसको छू नहीं सकते, ठीक है। अब जैसे कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, इस भाव को हम केवल फील कर सकते हैं। जैसे हमने इमेजिन किया कि कोई हंस रहा है तो उसका जो है हम उसका भाव एक फील कर सकते हैं। किसी को जैसे दुख हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो दुख जो है कोई पकड़ पकड़ के उसको दुख को कम कर देगा, वो नहीं, वो एक फीलिंग है, भाव है। यानी जिन वस्तुओं को या जिन चीज़ों को हम छू नहीं सकते, केवल फील कर सकते हैं, वो आ जाएंगी भाववाचक संज्ञा। अब जैसे यहाँ पे जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण का, धर्म का, दोष का, स्वभाव का, शील का, अवस्था का या भाव का हमें बोध होता है, वो क्या कहलाती हैं? भाववाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। जैसे इसमें कुछ मूर्त संकल्पना, अमूर्त संकल्पनाएं भी होती हैं। जैसे यहाँ पे बोला बुढ़ापा। अब यहाँ पे बुढ़ापा क्या है? एक फीलिंग है कि व्यक्ति जवान से बूढ़ा होने लगता है, ठीक है। क्रोध यानी कि गुस्सा है। हमेशा आदमी में गुस्सा नहीं रहता है, कुछ समय के लिए गुस्सा आता है, फिर क्रोध धीरे धीरे शांत भी हो जाता है। ये क्या है? एक फीलिंग है। इसी प्रकार से प्रेम भी एक फीलिंग है। प्रेम होता है व्यक्ति को, कभी नहीं होता है, कभी घृणा भी होती है। यौवन भी एक फीलिंग है कि जवान हो गया है व्यक्ति या जवान हो रहा है व्यक्ति, ये क्या है? एक फीलिंग है। बेईमानी किसी को दिखती थोड़ी ना है कि बेईमानी एक फीलिंग है। उसी तरीके से सुंदरता बहुत लोगों के मन में अनेक तरीके की हो सकती है। कोई बहुत कुरूप सी वस्तु होगी, उसको भी बहुत सुंदर बना सकते हैं। सुंदरता क्या है? एक व्यक्ति की फीलिंग है। हर व्यक्ति अपने आप में हर एक वस्तु को अलग अलग तरीके से सुंदर मान सकता है। तो बेईमानों के भी अनेक प्रकार की कैटेगरी होंगी, तो इसी प्रकार से वो अपने आधार पर कुछ बेईमानी के तरीके अपना लेते हैं। तो ये सभी आप लोगों को ध्यान रखना है। और इसमें भाववाचक संज्ञा में क्या याद रखना है आप लोगों को कि मूल भाववाचक संज्ञा कौन सी होती है और यौगिक भाववाचक संज्ञा कौन सी होती है। मूल होती हैं जो फीलिंग, जो मैंने आप लोगों को बताया, जैसे सुख दुख होती है, किसी को क्षमा करना, दया, सत्य बोलना, मृत्यु, प्रेम, घृणा, ये सब क्या है? इसकी मूल हैं। मूल मतलब जो इसकी ओरिजिनल पहचान ये है। लेकिन कई सारी चीज़ों से मिलकर भी भाववाचक संज्ञाएं बन जाती हैं। जैसे जातिवाचक संज्ञाओं से मिलकर भी बन जाती हैं, सर्वनाम से मिलकर भी यहाँ पे भाववाचक संज्ञा बन जाती है, विशेषण से मिलकर भी, क्रिया से भी और अव्यय से भी, ठीक है। तो इस तरीके का आपको ये ध्यान रखना है।
अब आप लोगों को इनको रटने की ज़रूरत नहीं है, तो आप लोगों के उदाहरण कैसे आएंगे, बस आपको ध्यान रखना है कि जैसे मैंने एक शब्द बोला इंसानियत, तो आपको समझ जाना है कि इंसानियत भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। मैंने बोला ईमानदारी, ठीक है, तो ईमानदारी भाववाचक, लेकिन मैंने बोला ईमान, ईमान किसका है, जातिवाचक संज्ञा। क्या बहुत लोगों का बहुत सारा ईमान होता है। मैंने बोला पशु, पशु क्या है, पशु कहते ही आपके दिमाग में बहुत सारे पशुओं की, यहाँ पे एनिमल्स की पिक्चर सामने आने लगी, लेकिन हम पशुता या पशुत्व बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। इसी प्रकार से सर्वनामों से देख लेते हैं कैसे बनते हैं। अहम जो है, अहम से कैसे बनेगा, अहंकार। अपना से अपनत्व, यहाँ पे ये जो है KVS 2013 वाले पेपर में ये पूछा गया था कॉमन में कि अपनत्व या अपनापन किस संज्ञा का उदाहरण है, तो ये किस संज्ञा का है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। पराया है और परायापन है, तो परायापन से हमारा क्या बन जाएगा, भाववाचक संज्ञा बन जाएगा। मम से जो है ममता और ममतव, आप से आपा, तो भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हो जाएंगे। एक सर्व है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक सर्वस्व है, तो सर्वस्व याद रखना है, ये पहले पूछा भी गया है, तो किसका उदाहरण है ये, भाववाचक संज्ञा का। ऐसी प्रकार से विशेषणों में हम जोड़ लेते हैं भाववाचक, जैसे अजनबीपन, अमरता, ठीक है, अच्छा से अच्छाई, उदासीन से उदासीनता, मतलब कुछ शब्द यहाँ पे जुड़ जाएंगे तो भाववाचक संज्ञा उदाहरण, जैसे कमजोर से कमजोरी बन गया, तो क्या हो जाएंगे, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण यहाँ पे हो जाएंगे। इसी प्रकार से जो क्रिया होगी, क्रिया जैसे आप लोग कूदना, खेलना, गाना, तो ये क्या है, जैसे चलना, चलना से क्या है, क्रिया का उदाहरण है, लेकिन हम इसको भाववाचक संज्ञा में किस प्रकार पहचानेंगे, जहाँ पे चाल दिया होगा या चलन दिया होगा। चाल से हम लोग, हमारे दिमाग में एक इमेजिन आएगी, एक फीलिंग आएगी कि चाल का अर्थ है कि कोई चल रहा होगा, ये एक फीलिंग आएगी, लेकिन चलना का अर्थ क्या हो जाएगा कि व्यक्ति चल रहा है, ठीक है। इस प्रकार से जैसे हम लोगों ने यहाँ पे शब्द लिखा कि जपना, जपना क्या कि कोई क्रिया हो रही है, कि कोई व्यक्ति नाम शब्द जप रहा है, लेकिन हमने बोला जप, तो जप से हमारे दिमाग में एक फीलिंग आएगी कि राम नाम का जप करो, तो यहाँ पे एक फीलिंग आएगी। तो इन शब्दों को आपको ध्यान रखना है। अव्यय से देख लेते हैं। ऊपर से जैसे ऊपरी, दूर से दूरी, दिक से धिक्कार, मना से मनाही, ये मनाही शब्द आ चुका है नवोदय 2019 के एग्जाम में। निकट से निकटता, समीप से सामीप्य, तो ये शब्द हमारे किसके हो गए, सबको आपको भाववाचक संज्ञा किस प्रकार बनानी है। अब आते हैं हम NCERT के पाठ अध्याय नंबर 2 पर। बच्चों को ये देखना है कि यहाँ पर बहुत सारे नाम दिए हुए हैं, जैसे कौन कौन से नाम दिए गए हैं बच्चों देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे चरित्र, स्वभाव, वजन, आकार, ये सब नाम दिए हुए हैं। सुंदरता, नाजुक, प्रसन्नता, ये सब इस तरीके के नाम दिए हुए हैं, तो आपको छांट कर बताने हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत कौन सा नाम आएगा, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत कौन सा आएगा, और जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत में कौन सा आएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपके कुछ डाउट्स अभी भी रह गए हैं तो आप कमेंट कीजिए। हम जो है नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी मैं आप लोगों के डाउट क्लियर कर दूँ। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अपने घर पे रहिए सभी बच्चे। हमें कोरोना को हराना है और इंडिया को जिताना है। वंदे मातरम। जय हिंद।